डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल रिफॉर्मर, वर्ल्ड्स नंबर 1 स्कॉलर, जिनकी एक किताब द प्रॉब्लम विद रूपी से आरबीआई बनी, एंड मेनी मोर सच थिंग्स। ये सब चीज़ें तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम अम्बेडकर की वो साइड देखेंगे जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। सो फर्स्टली, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने हमें वर्ल्ड का बेस्ट एंड फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। बट कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है और बाकी चीज़ें अलग अलग कंट्रीज से उठाई गई है। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे कॉपी करना गलत है, बट कॉपी तब करो जब वो चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंगली सूट हो। फॉर एग्जाम्पल, अम्बेडकर जी ने काफ़ी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करी है, बट द थिंग इज, अगर हम ब्रिटेन को एज अ कंट्री देखें तो वहाँ क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन है, वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है और सेम कल्चर अक्रॉस द कंट्री है। बट अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ अलग अलग रिलीजन वाले लोग हैं, हज़ारों लैंग्वेजेस है एंड रीजन टू रीजन अलग कल्चर देखने मिलता है ना। उस कंट्री के लॉज इंडिया जैसे कंट्री पे कैसे सूट हो गए। चलो इस पे अम्बेडकर जी का ही स्टेटमेंट सुन लेते हैं। Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? The real, I mean the paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers and so on and so on. Well, but elections are very important. No. Elections are important provided they produce really good men. And democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. What do you mean that it's based on equality, inequality, or it is based on inequality? सो यहाँ अम्बेडकर क्लियरली बोल रहे हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में डेमोक्रेसी सूट नहीं होगी, और ये हम देख भी सकते हैं कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही बढ़िया होता तो आज हम डेवलप्ड नेशन बन जाते। बट आज भी इंडिया में इतनी ज़्यादा गरीबी है। ऑन दी अदर हैंड, चाइना की और इंडिया की कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर थी इंडिपेंडेंस के वक्त, बट आज चाइना कितना आगे निकल गया और हम यही फंसे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करप्ट सिस्टम। अम्बेडकर के खुद के राइटिंग से पता चलता है कि वो हिंदुइज्म को कितना ज़्यादा हेट करते थे और उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। सो मनुस्मृति जलाना मिस्टेक था। इस पे स्ट्रिंग ने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सो द मेन क्वेश्चन इज व्हाई ही हेटेड हिंदुइज्म। फर्स्टली, अम्बेडकर को संस्कृत नहीं आती थी ढंग से, और ये चीज़ इन्होंने अपने बुक्स में भी मेंशन कर रखी है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, और वो हिंदू टेक्स्ट्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, ट्रांसलेटेड बाय मैक्स म्यूलर। नाउ मैक्स म्यूलर कौन था? वो एक्चुअली एक जर्मन थे जिन्हें स्पेशली हायर किया गया था बाय ब्रिटिश टू मैनिपुलेट आवर टेक्स्ट इन सच अ वे दैट कोई भी पढ़ने वाला हिंदुइज्म को हेट करे, और अम्बेडकर के केस में यही हुआ। देयर इज वन मोर रीजन बिहाइंड इट व्हिच वाज नाउ कास्ट सिस्टम एंशिएंट इंडिया का पार्ट नहीं था, एज पीपल क्लेम कि हजारों सालों से उन पर अत्याचार हुआ है एंड ऑल। बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी नंदा एम्पायर, जो कि शूद्रस थे एंड स्टिल दे रूल्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया। नंदास के बाद इंडिया पे चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के द्वारा रैंडमली चुना गया था, सो उनकी एंसेस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने टेक्स्ट से कि वो भी शूद्र थे। नाउ डिस्पाइट बीइंग शूद्र, उन्होंने इतने बड़े एरिया पे रूल किया। इवन इफ वी एज्यूम कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज क्षत्रिय, देन उनकी वाइफ थी दूरधरा जो कि धनानंद की बेटी थी, सो वो भी शूद्र हुई एंड उनका बेटा बिंदुसारा भी शूद्र हुआ एंड बिंदुसारा का बेटा सम्राट अशोक भी शूद्र हुआ। अब सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता, जबकि हमें तो स्कूल्स में बताया जाता है कि शूद्रस को लोग टच भी नहीं करते थे, बट यहाँ शूद्रस ही रूल कर रहे हैं इंडिया को। ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं शूद्र किंग्स के जिन्होंने इंडिया पे रूल करा है एक ज़माने में। आई एग्री, ब्रिटिश और इस्लामिक रूल में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, बट ये चीज़ कहना गलत होगा कि कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म में थी एंड उस बेसिस पे मनुस्मृति जलाना और भी गलत। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुइज्म को इस हद तक हेट करते थे कि वो वाइसरॉय को लेटर लिखते थे ये कहते हुए कि अगर इंडिया में हिंदू राज आया तो दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट डिजास्टर, पर इसलिए आप इंडिया को इंडिपेंडेंस मत दो। ऑल्सो उन्होंने गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भी अपोज करा था, सो वी कैन से दैट ही अपोज्ड इंडियाज फ्रीडम। नाउ मेनी पीपल से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज ग्रेटेस्ट इंडियन, बट अगर आप उन्हीं की राइटिंग्स देखो तो उसमें ये लिखा होगा कि फॉर हिम हिज फर्स्ट ड्यूटी इज अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज कास्ट एंड कम्युनिटी।
इंडिया एंड इट्स फ्रीडम इज सेकेंडरी। तो क्या आप ऐसे आदमी को ग्रेटेस्ट इंडियन बुलाएंगे जो अपने कास्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखे और अपने देश को सेकंड पे? नाउ रिजर्वेशन बहुत वास्ट टॉपिक है और इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन रखी है, बट यहाँ हम ये डिस्कस करें कि रिजर्वेशन के साथ प्रॉब्लम क्या हुई और ये बनाया क्यों गया था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब SC, ST और OBC के मेजॉरिटी ऑफ द लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। उनकी प्रोग्रेस और उन्हें सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए रिजर्वेशन का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। बट द मेन थिंग इज उस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत सारे अपर कास्ट के लोग भी थे। रिजर्वेशन को कास्ट बेस्ड होने की जगह इनकम बेस्ड रखना चाहिए था। बट हम उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनके लिए अपनी कास्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे और इंडिया सेकंड। नाउ इस रिजर्वेशन सिस्टम में भी काफ़ी सारे फ्लॉज है। इसे बनाया तो इसलिए गया था कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के लोग इक्वल लेवल पे आए, बट ये सिस्टम तो अपर कास्ट की सीट्स छीन के लोअर कास्ट को देने लगा। ये इक्वलिटी के नाम पे इनइक्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल JEE एडवांस में सेलेक्ट होने के लिए JEE मेंस के लिए जनरल का कट ऑफ है अबाउट 90 परसेंटाइल, वेयर एज ST का कट ऑफ है 20 परसेंटाइल। अगर आप JEE मेंस के सारे ऑप्शन B भी टिक करके आ गए तो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी आपके 40 परसेंटाइल ईजिली आ जाएंगे और आपका ST का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा बस तुक्के मार के। बट अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना होगा तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी एंड वी कैन क्लियरली सी कि 90 परसेंटाइल वाला बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड काबिल होगा उससे जो कि 20 परसेंटाइल ला रहा है। यह बेसिकली ये हो रहा है कि हम एक काबिल स्टूडेंट की सीट छीन के दूसरों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री का लॉस हो रहा है और सिर्फ उस कास्ट का प्रॉफिट हो रहा है जिस कास्ट से वो स्टूडेंट है। और यह अंबेडकर के स्टेटमेंट से मैच भी करता है कि उनके लिए अपनी कास्ट एंड कम्युनिटी फर्स्ट है और कंट्री सेकेंडरी। हम देख ही सकते हैं कि हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद SC कैटेगरी के थे और करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी जी ST कैटेगरी से। इससे उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया, लेकिन ओवरऑल SC एंड ST कैटेगरी के लोगों में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई। Therefore we can clearly see this model is failing. Not talking about privileges and powers, तो आपको पता ही होगा SC ST एट्रोसिटी लॉ के बारे में। ये इसलिए निकाला गया था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी SC एंड ST वाले लोगों पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए ये एक्ट निकाला गया। बट अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो ये ह्यूमंस का नेचर ही होता है कि जो सुपीरियर होता है वो इन्फीरियर को सप्रेस करता है। अमीर व्यक्ति गरीब को सप्रेस करता है, फिजिकली फिट व्यक्ति कमजोर को सप्रेस करेगा एंड सिमिलरली अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों को सप्रेस करेंगे। सारे केसेस में जो सप्रेस करने वाले होते हैं उनके पास पावर होती है, इसलिए वो सप्रेस करते हैं। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बस जिनके पास पावर है उनसे पावर ले लेनी है। बट अगर तुम सप्रेस्ड लोगों को ज़्यादा पावर दे दोगे तो रिवेंज लेने के लिए वो वापस कमज़ोर लोगों को सप्रेस करने लगेंगे। अब यहाँ अम्बेडकर ने लोअर कास्ट के लोगों को पावर दे दी, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग वो भी सप्रेस करेंगे ही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही लोग सप्रेस करेंगे, बट कुछ लोग जरूर करते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट ऑफिसर जिसने ये धमकी दी कि वो फेक एट्रोसिटी केस करेगा और फिर उसने अपने कलीग के सर पे पाव रखकर फोटो खिंचाई। वीडियो इस बात से एंड करना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, उनके बारे में सारी चीज़ें जान के ही उन्हें फॉलो करना। अगर मुझे रिसर्च करते हुए और चीज़ें मिली तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया। चैनल की रीच डाउन हो चुकी होगी एंड ऑल्सो लोगों में भी ये टॉपिक की अवेयरनेस फैलाओ। जय हिंद।